नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में हम अध्ययन कर रहे हैं प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारकों का कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में क्या क्या उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए भिन्न भिन्न विचारकों ने। तो पिछले वीडियो में हॉब्स की हमने बात की थी, सामाजिक समझौता सिद्धांत और उसके संप्रभुता का जो सिद्धांत दिया उन्होंने। आज हम बात करेंगे हॉब्स के इस पूरा थ्योरी में, उनके दर्शन में निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद के जो तत्व हैं वो किस प्रकार से निकल के सामने आते हैं। सेबाइन कहते हैं कि हॉब्स ने एक व्यक्तिवादी के रूप में अपने विचारों का प्रारंभ में प्रतिपादन किया, किंतु उसके विचारों का अंत निरंकुशतावाद में होता है। निरंकुशतावाद के तत्व देखे जा सकते हैं उनके चिंतन में, क्योंकि हॉब्स के राजनीतिक विचारों की सबसे बड़ी विशेषता है निरंकुश और अपरिमित यानी कि असीमित संप्रभुता का सिद्धांत। हालांकि हॉब्स ये तो कोई कानून का तो बंधन नहीं मानते, लेकिन वो इतना मानते थे कि प्राकृतिक कानून, ईश्वरी कानून या अपनी संपत्ति की रक्षा करने का जो व्यक्ति का अधिकार है, ये चीज़ें संप्रभुता की सीमाओं को निर्धारित ज़रूर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी पुस्तक लेवियाथन में राज्य के निरंकुशतावाद का एक सीक्वेंस में सिद्धांत जो है, थ्योरी जो है वो डेवलप की और संप्रभु को, जो लेवियाथन जो संप्रभु बताया उन्होंने, उसको उन समस्त प्रॉब्लम से, समस्त सीमाओं और मर्यादाओं से मुक्त कर दिया। सेबाइन ने आगे ये भी लिखा कि बोधा ने संप्रभुता पर जो मर्यादाएं लगाई थी, हॉब्स ने उसको उनसे बिल्कुल मुक्त कर दिया। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक समझौते का जो परिणाम हुआ वो निरंकुश राज्य की उत्पत्ति के रूप में हुआ। प्रत्येक व्यक्ति इस तरह की जो शपथ लेता है कि मैं अपने सारे अधिकार इसको दूंगा, तो वहाँ पर वो राज्य की जो बात आई उसमें हॉब्स ने उसको लेवियाथन कहा, जो जिनको उन्होंने सारे अधिकार अपने सौंप दिए। तो यही संप्रभु शासक जो है उसको सारे अधिकार प्राप्त हैं और वो उन अधिकारों का असीमित रूप से उपयोग कर सकता है। तो इसकी जो सीमाएं नहीं इन्होंने बिल्कुल भी लगाई। तो ऐसे स्थिति में संप्रभु या लेवियाथन की कुछ विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि उसकी संप्रभुता जो है वो असीमित है। राजकीय कानून जो हैं वो संप्रभु की आज्ञाएं हैं और वो उनसे ऊपर है। उस पर यदि कोई अंकुश या नियंत्रण लगाया जाएगा तो उसको संप्रभु नहीं कहा जा सकता। फिर संप्रभु सभी विधेयात्मक कानूनों का स्रोत है, यानी कि जितने भी कानून हैं उनका स्रोत संप्रभु को माना गया हॉब्स के द्वारा। तीसरा, संपत्ति का जो सृजनात्मक अधिकार है और नियामक अधिकार है वो सारा संप्रभु के पास ही है। प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत हॉब्स ने अपने संप्रभु को बताया, लेवियाथन को। संप्रभु न्याय का भी स्रोत बताया, शासक को न्याय का स्रोत और न्यायाधीशों को सिंहासन के नीचे का सिंह कहते हैं हॉब्स। तो उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का एक प्रकार से खंडन किया है कि न्यायिक स्वतंत्रता की जो हम आज बात करते हैं, ऐसी कोई चीज़ हॉब्स के संप्रभु में नहीं दिखाई देती। अधिकार सिर्फ संप्रभु में निहित हैं। किसी भी व्यक्ति, परिवार, चर्च या अन्य किसी समुदाय के अधिकार को स्वीकार नहीं करते हैं हॉब्स, और इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि व्यक्ति और समुदायों का एकमात्र जो स्रोत है वो संप्रभु है। फिर युद्ध और शांति का निर्णायक भी संप्रभु को माना, यानी कि आंतरिक क्षेत्र में जितना भी युद्ध और शांति की जो भी परिस्थितियां हैं उसके निर्णायक के रूप में संप्रभु ही दिखाई देते हैं। संप्रभुता अविभाज्य है और अदेय है, यानी कि किसी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती और न ही वो विभाजित की जा सकती है। उसका जो क्षेत्राधिकार है संप्रभुता का, वो पूरे राज्य में है और कोई भी समुदाय या कोई भी व्यक्ति ये कह करके अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता कि मैं इस संप्रभुता के अंतर्गत नहीं आता। चर्च को भी हॉब्स ने संप्रभु के अधीन माना है। उनके चिंतन में कोई किसी भी प्रकार की इंडिपेंडेंट चर्च का कोई स्थान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हॉब्स ने शासक को जितने भी ट्रेडिशनल प्रतिबंध हैं, परंपरागत प्रतिबंध हैं, उनसे
मुक्त करके ऐसे संप्रभु का प्रतिपादन किया है जो विधि, प्रशासन, अधिकार, न्याय, नैतिकता, युद्ध, शांति और धर्म इनका एकमात्र स्रोत है। अब हम बात करेंगे कि व्यक्तिवाद के तत्व किस प्रकार से दिखाई देते हैं हॉब्स के चिंतन में। तो इसमें सबसे पहले मैक्सी का एक कोट मैं आपको बताना चाहूँगी। मैक्सी कहते हैं कि हॉब्स का लेवियाथन केवल संप्रभुता के सिद्धांत का और राज्य को एक साधन के रूप में मानने का ही ग्रंथ नहीं है, वो व्यक्तिवाद का भी प्रबल समर्थक है। तो हॉब्स ने जहाँ निरंकुश और असीमित संप्रभुता का प्रतिपादन किया, वहीं पर व्यक्तिवाद का भी जो तत्व हैं वो उनके चिंतन में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन मात्र है, यानी कि व्यक्ति, सामाजिक समझौता भी जो हुआ वो व्यक्तियों ने जब ये तय किया कि इस तरह की अराजक परिस्थितियों से हम निकल के एक समाज का निर्माण करते हैं, तो वो साध्य यानी कि व्यक्ति उस तरीके से साध्य सिद्ध करने की कोशिश की और राज्य उन परिस्थितियों जो कि व्यक्तियों को अनुकूल रहेंगी उन परिस्थितियों को प्राप्त करने का एक साधन मात्र माना। अब इसमें हॉब्स की विचारधारा में व्यक्तिवाद को किस तरीके से देखा जा सकता है वो कुछ तत्वों की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मानव स्वभाव जो उन्होंने समझाया, मानव स्वभाव की जो भी धारणा उन्होंने बताई अपने उसमें, तो उसके अनुसार व्यक्तिवाद का ये मनोवैज्ञानिक तत्व है और जितना भी यानी कि अपने ऊपर, मतलब वो पूरा का पूरा सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है, तो अपने अलावा वो किसी और के बारे में नहीं सोचता। राज्य को साधन माना उन्होंने, राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना, क्योंकि राज्य का निर्माण मनुष्य ने अपने परिस्थितियों के कारण किया है। फिर व्यक्तियों को आत्म संरक्षण का अधिकार दिया गया कि राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य ही व्यक्ति के जीवन की रक्षा है। फिर राज्य के कार्यों की निषेधात्मक धारणा दिखाई देती है हॉब्स के चिंतन में। वो आर्थिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप नीति का ही समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हॉब्स का जो ये राजनीतिक दर्शन है उसमें निरंकुशतावाद और व्यक्तिवाद इन दोनों के तत्व जो हैं वो दिखाई देते हैं। थैंक यू।